हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है कक्षा 9 से पहला पार्ट हमारे आसपास के पदार्थ पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था पदार्थ किसे कहते हैं, कणों के गुणों के बारे में पढ़ा था और साथ में हमने पढ़ा था अवस्थाओं के बारे में। ठोस, द्रव्य, गैसीय अवस्था जो है उनकी विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम अवस्था परिवर्तन के बारे में समझेंगे और साथ में समझेंगे वाष्पीकरण को डिटेल में। तो हम ये जानते हैं कि बेसिकली 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, गैसीय अवस्था और द्रव्य अवस्था। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि ठोस अवस्था के अंदर जो कण थे उनका जो बीच में रिक्त स्थान था वो बहुत कम था, आकर्षण बल बहुत अधिक था, जिसकी वजह से कणों में गतिशीलता नहीं थी। लेकिन द्रव्य अवस्था में थोड़ा सा आकर्षण बल कम हो जाता है, जिससे थोड़ा रिक्त स्थान बढ़ जाता है और कणों में गतिशीलता भी आ जाती है। और द्रव्य अवस्था में ये और ज़्यादा हो जाता है, आकर्षण बल जो है वो ख़त्म हो जाता है, न के बराबर हो जाता है, और जो रिक्त स्थान है वो बहुत अधिक हो जाता है और गतिशीलता भी अधिकतम होती है। आज हम बात करेंगे अवस्था परिवर्तन की। अवस्था परिवर्तन के लिए 2 चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, एक है तापमान और दूसरा है दाब। तो जब भी हम अवस्थाएं परिवर्तित करते हैं, हम या तो तापमान में परिवर्तन करने से करते हैं या दाब में परिवर्तन से या फिर दोनों से। तो सबसे पहले हम तापमान का प्रभाव देखेंगे। तापमान के प्रभाव के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था है हमारे पास, जब तापमान बढ़ेगा तो धीरे धीरे जो है वो ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में बदल जाती है, और अगर द्रव्य अवस्था का तापमान बढ़ता है तो वो गैसीय अवस्था में चली जाती है। इसका उदाहरण है जल, जो सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में है। जब हम उसे फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर में जब हम उसको रखते हैं जहाँ तापमान कम होता है, वो बर्फ़ यानी कि ठोस अवस्था में चला जाता है। तो हम ये कहेंगे कि द्रव्य अवस्था जो है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गई। और अगर उसी जल को मैं गर्म करने के लिए रख दूं तो धीरे धीरे वो उबलना शुरू हो जाएगा और गैसीय अवस्था में चला जाएगा। तो यानी कि तापमान के बढ़ने से द्रव्य अवस्था जो है वो गैसीय अवस्था में बदल गई। इसका अगर हम निष्कर्ष निकालें और इसको समझने की कोशिश करें तो ये कहाँ से होता है? ये होता है पदार्थ के पास होती है अपनी अवस्था के अनुसार एक गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा मतलब छिपी हुई ऊष्मा, और वो उसमें उस तापमान पर जो उसके पदार्थ के कणों की ऊर्जा होती है, उनकी गतिशीलता होती है, उससे संबंधित होती है। ठीक है, जैसे जैसे अवस्था में परिवर्तन होता है गुप्त ऊष्मा में भी परिवर्तन होता जाता है। तो हम किसी भी अवस्था में हैं, अगर तापमान बढ़ता है तो गुप्त ऊष्मा में परिवर्तन होता है और उसी से हमारी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा हम ठोस से द्रव्य और द्रव्य से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी वस्तु का अगर हम तापमान कम करते चले जाएंगे तो गैसीय अवस्था से वो द्रव्य अवस्था में आएगी, द्रव्य अवस्था से वो ठोस अवस्था में आएगी। ठीक है, अब कुछ प्रक्रियाएं हैं जब ये अवस्था परिवर्तन होती हैं तो इनको हमने अलग अलग नाम दे रखा है। उन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में हम समझते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है गलना। गलना क्या होता है? ये एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर ठोस जो है वो द्रव्य अवस्था में बदल जाता है, और जिस तापमान पर ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था आती है उसको हम गलनांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ गलनांक की परिभाषा आ जाती है कि गलनांक वह तापमान होता है जिस पे कोई भी वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में बदल जाती है। अब द्रव्य अवस्था से जब हम गैसीय अवस्था में जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण, और वह तापमान जिसके ऊपर कोई भी द्रव्य अवस्था गैसीय अवस्था में बदलती है तो उसको कहते हैं क्वथनांक। तो हमारे पास 2 परिभाषाएं आई हैं, एक गलनांक, एक क्वथनांक। गलनांक में हम ठोस से द्रव्य में जाते हैं और क्वथनांक वह तापमान है जिससे हम द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था के अंदर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ठोस से द्रव्य चले गए गलना,
द्रव्य से गैसीय अवस्था चले गए वाष्पीकरण। और हमारे पास कुछ प्रक्रियाएं ऐसी भी हैं जिनके अंदर हम ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में जाते हैं। जैसे कपूर की गोलियां ठोस रखते हैं और वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर आसपास के वातावरण में मिल जाती है, वो जो है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं उदर्पातन, यानी कि ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाना। और अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, यानी कि जब हम गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आते हैं, तो उस प्रक्रिया को भी उदर्पातन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब गैसीय अवस्था से ठोस में गए उदर्पातन, गैसीय अवस्था से द्रव्य अवस्था में जाएंगे तो उसे हम कहेंगे संघनन, यानी कि संघनित होना, घनत्व का बढ़ना। हम ये जानते हैं कि द्रव्य अवस्था में जो घनत्व होता है वो अधिक होता है गैसीय अवस्था के तुलना में। तो ये हमारी होगी अलग अलग प्रक्रियाएं। अब जो है हम बात करेंगे तापमान के माप की। तापमान को सामान्य रूप से जो है हम ज़्यादा फेमिलियर हैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन से। डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारी आम बोलचाल की भाषा में जो है प्रयोग होती है, ठीक है। और हम डिग्री सेल्सियस के अलावा तापमान को केल्विन में भी मापते हैं और फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं। जब हम कोई भी साइंस का एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, तो हम तापमान की एसआई मात्रक यानी कि केल्विन का प्रयोग करते हैं। डिग्री सेल्सियस तापमान का एसआई मात्रक नहीं है। केल्विन जो है वो हमारा एसआई मात्रक रहेगा। और याद रखने वाली बात ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। यानी कि जब मुझे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो मैं 273 को जोड़ दूंगी, और अगर इसका उल्टा करना है कि जब मुझे केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो मैं 273 को उसमें से घटा दूंगी। इस तरीके से हम जो है वो परिवर्तन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी जो चीज़ है जो अवस्था परिवर्तन को प्रभावित करती है वो है दाब। जब हम दाब लगाते हैं, दाब का अर्थ होता है कि किसी निश्चित क्षेत्रफल पे बल को बढ़ाना। तो बल बढ़ेगा तो जो गैसीय अवस्था के कण हैं वो पास पास आ जाते हैं, यानी कि द्रव्य अवस्था आ जाती है। और अगर दाब बढ़ता है तो वो ठोस अवस्था में चला जाता है। लेकिन दाब के साथ साथ हमें तापमान के अंदर भी परिवर्तन करना पड़ता है। तो जब हम किसी गैसीय अवस्था पे दाब को बढ़ाते हैं और तापमान को घटाते हैं तो वह हमारा द्रव्य अवस्था में बदल जाता है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का वो आता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में जाना। लेकिन वाष्पीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें द्रव्य अवस्था गैसीय अवस्था में जाती है बिना अपने क्वथनांक पे पहुँचे। मान लो आपने अपना घर का आंगन का धोया तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है वो फर्श जो है वो सूख जाता है। कहाँ गया वो जल? वो जल वाष्पीकृत हो गया। क्वथनांक तो नहीं आया था ना। जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू होता है, गैसीय अवस्था में बदलता है। तो क्या आपके आंगन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो गया था? उत्तर है नहीं। फिर क्या हुआ? तो बिना क्वथनांक पर पहुँचे, यानी कि बिना 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचे, वो जल था वो धीरे धीरे वाष्पीकृत हो गया, गैसीय अवस्था में बदल गया और आसपास के वातावरण में वो जल वाष्प जो है वो विसरित हो गई। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। अब हम जानते हैं कि जो द्रव्य अवस्था है उसमें गतिशीलता कम है, तो गैसीय अवस्था में गतिशीलता ज़्यादा है। जब भी कोई चीज़ वाष्पीकृत होती है तो उसके कणों में गतिशीलता जो है वो बढ़ जाती है। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं? सबसे पहला होता है सतह क्षेत्र। ठीक है, आप एक बाल्टी पानी भर के रख दीजिए, सुबह से शाम तक रख दीजिए, क्या वो पानी सूख जाएगा? उत्तर है नहीं। और उसी को आप अपने आंगन में फैला दीजिए,
तो वो कुछ ही समय के बाद सूख जाएगा, यानी कि वाष्पीकृत हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? अगर हमने उसको फैला दिया तो मतलब हमने उसके सतह क्षेत्र को बढ़ा दिया। तो जैसे ही सतह क्षेत्र बढ़ता है वैसे ही वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और जो जल जो है वो वाष्प में बदल के आसपास के वातावरण में मिल जाता है। इसका एक और उदाहरण है हमारी सामान्य ज़िंदगी में। हम कपड़े सुखाते हैं कि कपड़े को यूं का यूं गीला तार पे डाल दोगे तो क्या वो सूख जाएगा? नहीं। हम क्या करते हैं? हम उसको फैलाते हैं। जितना ज़्यादा हम उसको फैलाते हैं वो उतना जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि फैलाने से जो है वो सतह क्षेत्र जो है वो बढ़ जाता है। दूसरा, तापमान में वृद्धि। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। गर्मी में कितनी जल्दी कपड़े सूख जाते हैं सर्दी की अपेक्षा। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मियों में तापमान अधिक है। तो तापमान अधिक होने से भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। दूसरा, आर्द्रता में कमी। आर्द्रता क्या होती है? हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो हवा है, उसमें जलवाष्प की जो संख्या होती है, जलवाष्प के जो कण होते हैं उसको हम आर्द्रता कहते हैं, नमी। ठीक है। तो जैसे अगर आर्द्रता कम होगी हवा में तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ऐसा क्यों है? हम सब ये जानते हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी प्रक्रिया अपने उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की तरफ जाती है। मान लो गीला कपड़ा है, उसके अंदर जल के कण बहुत अधिक है, आसपास की हवा है उसमें नमी नहीं है, यानी कि जलवाष्प की कमी है, तो कण जो है स्वतः ही कपड़े को छोड़कर हवा में चले जाते हैं। ठीक है। तो आर्द्रता की कमी होने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। ठीक है। और दूसरा, वायु में गति। जिस दिन हवा तेज़ चल रही होती है हमारे कपड़े भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं। कारण, हवा की गति जो है, जो ऊपरी कण होते हैं जिनको थोड़ी बहुत आवश्यकता है ताकि वो गैसीय अवस्था में चले जाएं, वो उसको प्रभावित करती है और जो है वाष्पीकरण की दर को बढ़ाते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आती है वो ये है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। कैसे होती है वाष्पीकरण के कारण शीतलता? कोई भी पदार्थ है, उसकी सतह है, उसकी सतह पर कण है और उन कणों के पास अपनी एक ऊर्जा है। ठीक है। जैसे ही वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होने का मतलब है कि वो जो ऊपरी सतह पे जो कण थे उन्होंने कुछ ऊर्जा ली और वो गैसीय अवस्था में बदल गए। जब वो अधिक ऊर्जा वाले जो कण थे वो गैसीय अवस्था में चले गए तो पीछे क्या रह गए? कम ऊर्जा वाले कण। कम ऊर्जा के कण होना मतलब कम तापमान होना। कम तापमान का अर्थ है शीतलता। इसीलिए वाष्पीकरण से हम शीतलता जो है वो मिलती है। इसके उदाहरण जो है बहुत सारे हैं हमारे सामान्य ज़िंदगी में। जैसा कि हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं। सूती कपड़े पहनने से क्या होता है? जो हमारे शरीर के ऊपर पसीना आया होता है वो उसको अवशोषित कर लेता है। वो अवशोषित होने से क्या है कि वह जो है हमारे शरीर की, हमारी त्वचा को वो छोड़ चुका है, तो अधिक ऊर्जा वाला कण चला जाएगा, वो अवशोषित हो जाएगा और तापमान हमें कम महसूस होगा। इसीलिए हमें गर्मी कम लगती है। पसीना आने के बाद भी हमें गर्मी कम लगती है। क्यों? क्योंकि जो उच्च ऊर्जा वाले कण थे वो हमारे शरीर को छोड़ के जा चुके हैं। दूसरा, जैसे अगर आप बहुत ही ठंडा पानी को ग्लास में भर के रखें तो ग्लास के बाहर जो है वो पानी की बूंदें आ जाती हैं। कहाँ से आ गई? वो ग्लास के अंदर से नहीं आई हैं, वो ग्लास के बाहर जो हवा थी उसके जो जलवाष्प थे, जब वो उस ठंडे जल के ग्लास के संपर्क में आए तो वो भी ठंडे हो गए। तापमान ठंडे हो गए मतलब तापमान कम हो गया। और जब गैसीय अवस्था में तापमान कम होता है तो हम ये जानते हैं वो द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और इसीलिए वो जल की बूंदों का जो रूप है वो ले लेते हैं। ठीक है। इसके साथ जो है आपका फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।